राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज सारा शाहदेव को धर्म परिवर्तन के लिए टॉर्चर करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। स्टार्टिंग से ही सबसे दूर करने लग गए, वो लोग काटने लग गए, किसी से मिलने नहीं दिया जाता था, बात करने नहीं दिया जाता था, खाना खाने नहीं देते थे। पहले तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाना कम किए, फिर बोले कि अगर तुम चाहती हो कि मिले तो और मतलब जल्दी से जल्दी ये धर्म परिवर्तन करो। और निशानेबाज तारादेव शाह ने अपने पति पर जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए सिगरेट से दागने और चप्पल से बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया है। ये सारा यहाँ पे दाग है और पीछे पीठ में कोनी से मुक्का से मारा जाता था, थप्पड़ से मारा जाता था। जो डब्बा मतलब कुछ जो मिलता था उनको जब तक मारते थे जब तक वो थक नहीं जाते थे। वहीं निशानेबाज तारादेव शाह ने अपने दरिंदे पति पर हैरान करने वाला खुलासा भी किया। उन्होंने बताया कि उसका पति बंदूक की नोक पर उनसे फिजिकल रिलेशन बनाता था, जबरदस्ती मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप करते थे, वो भी बंदूक के दम पे कि उनके पास हथियार जो बोलते हैं कि गैर कानूनी तरीके से कि आप रख के डरा के कि तुम कैसे नहीं करोगी। तारा शाहदेव और रणजीत सिंह कोहली की लव मैरिज इसी साल 7 जुलाई को हुई थी। तारा ने बताया कि शादी के तुरंत बाद ही उस पर धर्म बदलने का दबाव डाला जाने लगा था। आरोपी पति फरार है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं खेल संगठनों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। निशानेबाज तारा शाहदेव के मुताबिक उसके पति ने खुद को किसी कंपनी का सीएमडी बताया था। दोनों की मुलाकात एक शूटिंग रेंज पर हुई थी, लेकिन शादी के बाद उसके पति की असलियत सामने आई। यूपी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के राजनीतिक प्रस्तावक से लव जिहाद शब्द हटाकर इसे पास किया गया। लव जिहाद पर ही प्रस्ताव पास होना था, लेकिन सियासी विरोध को देखते हुए लव जिहाद की जगह वर्ग विशेष का इस्तेमाल किया गया। कल वृंदावन में जब बीजेपी कार्य समिति की बैठक शुरू हुई तो एजेंडे में साफ साफ लव जिहाद का जिक्र किया गया था और आज समापन दिवस के दिन इस पर चर्चा के बाद प्रस्ताव पास करना था, लेकिन बीजेपी ने यू टर्न ले लिया। लव जिहाद का इस्तेमाल विश्व हिंदू परिषद और धर्म जागरण जैसे मंच संघ परिवार के संगठन करते हैं, जिसके मुताबिक बहुसंख्यक समुदाय की लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर अल्पसंख्यक समुदाय के लड़के उनका धर्मांतरण करवाते हैं, जो लव जिहाद है। राजनीतिक प्रस्ताव से लव जिहाद शब्द का जिक्र नहीं होने पर बीजेपी ने सफाई दी है। यूपी बीजेपी के महामंत्री और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह ने कहा कि शब्दों पर न जाएं, भावना समझें। शब्दों पर नहीं जाना चाहिए, इस पर मैं समझता हूं उसमें भाव क्या है और उत्तर प्रदेश में जो यह गंभीर विषय है इस पर कैसे हम सब लोगों ने यहां पर चिंता व्यक्त की है। अपने यंगस्टर्स, चाहे वो युवतियां हों चाहे नवयुवक हों, उन सबको इसके प्रति आगाह किया है। भले ही बीजेपी ने अपने प्रस्ताव से लव जिहाद शब्द हटा दिया, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर कोसा। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण करने में जुटी हुई है। प्यार और जिहाद उनको मिलाकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे मुल्क में धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। बॉर्डर पर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। आरएसपुरा सेक्टर के बाद अब जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त फायरिंग की गई है। कई राउंड फायरिंग के अलावा मोर्टार के गोले भी दागे गए। सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग से इलाके के लोग दहशत में हैं, खौफ में जी रहे। कई लोगों ने घरों को छोड़ के जाने की योजना भी बना ली है। ताजा फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इससे पहले कल जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से रात भर फायरिंग की गई। रात के सन्नाटे में गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से 25 बीएसएफ चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की गई, जिसका भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। फायरिंग से इलाके के लोग दहशत में हैं। इस फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रात भर चली फायरिंग में पाकिस्तान ने मोर्टार भी दागे। पाकिस्तान की ओर से यहां पिछले कई दिनों से लगातार सीज फायर का उल्लंघन जारी है। शनिवार की रात 10 बजे से अरनिया और आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की ओर से रुक रुक कर फायरिंग की गई। पाकिस्तान की तरफ से इसी महीने 20 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन किया जा चुका है। इससे पहले भी शुक्रवार की रात भी पाकिस्तान की ओर से अरानिया और आरएसपुरा सेक्टर में फायरिंग की गई, जिसमें बाप बेटे की जान चली गई और बीएसएफ के एक जवान समेत 7 लोग जख्मी हो गए।
बीएसएफ के डीजी ने बताया कि हमारे जवान पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पहले फायर नहीं करते, सीमा पार से फायरिंग के बाद हम जवाब देते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले साल भी इन्हीं दिनों फायरिंग में तेजी देखी गई थी। इससे पहले बॉर्डर पर बढ़ते तनाव को लेकर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ के डीजी से बातचीत की थी। गृहमंत्री ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने को कहा था। इससे पहले बीती रात गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सीज फायर के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम आवास पर मोदी और राजनाथ की मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली। सीज फायर उल्लंघन पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब समय आ गया है कि पीएम मोदी अच्छे दिन लाने के वादे को साबित करें और सरहद पर अमन लाने की कोशिश करें। पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रहे सीज फायर के उल्लंघन के विरोध में उधमपुर में प्रदर्शन किया गया। जम्मू कश्मीर पैंथर पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोला। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों और सेना में जबरदस्त मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में सेना का एक जवान शहीद हो गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने गोलीबारी की, जिसका जवानों ने जवाब दिया। साई विवाद को लेकर छत्तीसगढ़ की कवर्धा में आज से 2 दिवसीय धर्म संसद शुरू हो रही है। धर्म संसद में ये चर्चा होनी है कि साई भगवान है या नहीं और साई की पूजा होनी चाहिए या नहीं। हालांकि शिरडी साई ट्रस्ट धर्म संसद में हिस्सा नहीं ले रहा है। कवर्धा में धर्म संसद में शिरडी के साई ट्रस्ट के किसी भी नुमाइंदे के शामिल नहीं होने से साई पर होने वाली बहस एक तरफा हो सकती है। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने धर्म संसद में आने का न्योता शिरडी साई ट्रस्ट को दिया था। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज से 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। अमित शाह यहां होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने वाले हैं। 87 विधानसभा सीटों वाले जम्मू कश्मीर में बीजेपी बहुमत लाने की रणनीति बना रही है, जिसे मिशन 44 कहा जा रहा है और इसी पर अमित शाह रणनीति बनाएंगे। कल शाह की कठुआ में रैली है, जहां कांग्रेस के पूर्व सांसद लाल सिंह बीजेपी का दामन थामेंगे। अपनी टीम बनाने के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अब संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन करने वाले हैं। संसदीय बोर्ड ही बीजेपी में अहम फैसले लेता है और ये पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण बॉडी है। फिलहाल बोर्ड में 12 सदस्य हैं। कहा जा रहा है कि अमित शाह संसदीय बोर्ड में नई पीढ़ी को मौका दे सकते हैं। वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को बोर्ड में रखा जाएगा या नहीं, इसे लेकर कई तरह के कयास भी चल रहे हैं। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने एक बार फिर से दिल्ली में सरकार बनाने का दावा किया है। उपाध्याय ने कहा कि उपराज्यपाल बुलाते हैं तो फिर दावा किया जाएगा। सरकार तो हमें बनानी, हमारा काम है, हम राजनीतिक दल है। अब सरकार चुनाव से बनेगी या एलजी हमको बुलाएंगे, क्या होगा ये मुझे मालूम नहीं है। एक और किताब यूपीए सरकार और कांग्रेस की फजीहत करा सकती है। किताब पूर्व सीएजी विनोद राय ने लिखी है। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में राय ने खुलासा किया कि कोलगेट और कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले को लेकर उन पर काफी दबाव था। पूर्व सीएजी विनोद राय ने खुलासा किया है कि यूपीए के नेताओं ने उनके ऊपर कोलगेट और कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में कुछ नामों को हटाने के लिए दबाव डाला था। हालांकि विनोद राय ने उन नेताओं के नाम बताने से इनकार कर दिया है। पूर्व सीएजी विनोद राय ने कहा कि नेता मेरे घर आए और मुझे कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स और कोयला आवंटन की रिपोर्ट से जुड़े कुछ लोगों के नाम हटा दीजिए या उन्हें बचा लीजिए। इस काम के लिए मेरे सहयोगी ब्यूरोक्रेट्स को भी मेरे पास भेजा गया। पूर्व सीएजी विनोद राय ने यह भी कहा कि पीएम की जिम्मेदारी काफी महत्वपूर्ण होती है और हर बड़े कदम में आखिरी फैसला उन्हीं का होता है। मनमोहन सिंह ने कुछ फैसलों में यह फैसला किया है और कुछ में नहीं। जिन लोगों को सही वक्त पर सही फैसले लेने थे उन्होंने ऐसा नहीं किया। पूर्व सीएजी विनोद राय की किताब नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट 15 सितंबर को रिलीज हो रही है। किताब सार्वजनिक होने के बाद पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और कांग्रेस की फजीहत तय है, क्योंकि कई घोटाले की बारीकियों के बारे में इस किताब में लिखा गया है। मनमोहन सिंह की कार्यकाल पर सवाल उठाने वाली किताबों की झड़ी लग गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नटवर सिंह, संजय बारू, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारिक की किताबों ने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस की खूब फजीहत कराई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पूर्व सीएजी विनोद राय के खुलासे के बाद हमारे आरोपों पर मुहर लग गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शुरू से कह रही थी कि घोटालों को छिपाने के लिए यूपीए सीएजी पर दबाव बना रहे थे। वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी कहती आ रही थी, आज उस सच्चाई का खुलासा हुआ है। आज कांग्रेस नग्न होकर चौक पे खड़ी है और हर कोई ये देख सकता है कि इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को सबवर्ट करने की कोशिश की गई थी कांग्रेस के राज में। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि अगर विनोद राय पर किसी नेता ने उन पर दबाव बनाया तो वो चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि किताब की बिक्री बढ़ाने के लिए ऐसे खुलासे किए जाते हैं।
केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के शंकर नारायणन का तबादला मिजोरम कर दिया है। पिछले दिनों ही मिजोरम की राज्यपाल कमला बेनीवाल को बर्खास्त कर दिया गया था। उनकी जगह शंकर नारायणन को भेजा गया है। शनिवार की आधी रात राष्ट्रपति भवन में शंकर नारायणन के मिजोरम तबादले का आदेश जारी किया गया है। शंकर नारायणन का कार्यकाल 2017 में खत्म हो रहा है। गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली को महाराष्ट्र का भी चार्ज दिया गया है। तबादले से नाराज के शंकर नारायण ने राज्यपाल पद छोड़ने की धमकी दी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल शंकर नारायणन ने मिजोरम जाने से साफ इनकार कर दिया है। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में बदमाशों ने एक शख्स की हत्या कर दी। हत्या को लेकर लोगों का गुस्सा पुलिस पर फूटा और पुलिस वालों से हाथापाई होने लगी। लोग सीमा विवाद को लेकर उनकी पुलिस के रवैये से नाराज थे। दरअसल गाजीपुर इलाके में पेट्रोल पंप के पास 3 लड़कों पर बदमाशों ने तलवार और चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में पेशवे से बाउंसर बादल की मौत हो गई, जबकि 2 लड़के घायल हो गए। घायलों ने बताया कि लूटपाट के इरादे से हमला किया गया। वारदात के बाद शिकायत करने पहुंचे लोगों को पुलिस ने टालना शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस इसे गाजियाबाद का मामला मान रही है और गाजियाबाद पुलिस वारदात को दिल्ली में बता रही थी। इसी से नाराज लोगों ने पुलिस के साथ हाथापाई शुरू कर दी। दिल्ली के ज्योतिनगर इलाके से अगवा हुए व्यापारी दिनेश अग्रवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 20 अगस्त को अगवा हुए शेयर ब्रोकर दिनेश की लाश हरियाणा के रोहतक से मिली। अपहरण करने वालों ने 3 करोड़ की फिरौती मांगी थी। यूपी के हापुड़ में तनाव अभी भी पूरी तरह से थमा नहीं है। मुरादाबाद में हंगामा शुरू हो गया। शहर के कटघर इलाके में एक लड़की से छेड़छाड़ के मामले ने तूल पकड़ लिया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। मुरादाबाद में कई घंटे सड़कों पर लोगों का हंगामा चलता रहा, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पीड़ित लड़की के घर वालों और आसपास के लोगों ने दोषियों पर कार्रवाई न होने पर नाराजगी जाहिर की। दरअसल एक लड़की से सरेराह कुछ लड़कों ने छेड़खानी शुरू कर दी। आरोपी के विरोध करने पर उसकी पिटाई भी की गई। लड़की के घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कार्रवाई न होते देख वो भड़क गए। यूपी के संभल में 2 छात्राओं ने एक मनचले की जमकर पिटाई कर दी। छेड़खानी करने वाले इस लड़के को बीच सड़क पर इन दोनों ने चप्पलों से पीटा। संभल के सरथल इलाके में 3 मनचले कई दिन से इन लड़कियों को परेशान कर रहे थे। इस बार जब उन्होंने फिर से छेड़छाड़ की कोशिश की तो लड़कियों ने तीनों को घेर लिया। लड़कियों का शोर सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए, जिसके बाद इन लड़कियों की हिम्मत बढ़ गई। इसके बाद इन दोनों ने पकड़े गए लड़के पर चप्पलों की बरसात कर दी। छत्तीसगढ़ के भाटपारा में सड़क हादसे में छात्र की मौत पर जमकर बवाल हुआ। मौत से गुस्साए इलाके के लोगों ने 2 बसों को आग के हवाले कर दिया। भाटपारा मेन रोड पर तेज रफ्तार बस ने 11वीं के एक छात्र को कुचल दिया था। छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। छात्र की मौत की खबर मिलते ही लोग भड़क गए। बिहार के नालंदा में लोगों ने सड़क पर छात्र के शव को रखकर जमकर हंगामा किया। 12 साल के छात्र की स्कूल से लौटते वक्त डूबने से मौत हो गई थी। बिहार के हाजीपुर में कॉलेज के 2 छात्रों की गंडक में डूबने से मौत हो गई। छात्र पटना से चाणक्य लॉ कॉलेज के थे। छात्र पटना से यहां कैसे पहुंचे, जब ये सवाल उनके हॉस्टल वार्डन से पूछा गया तो मीडिया से बदसलूकी पर उतर आए। हरियाणा के पानीपत में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विजय संकल्प रैली में हुंकार भरी। रैली में विधानसभा चुनाव के लिए हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शक्ति प्रदर्शन कर अपनी ताकत का एहसास करवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज एम्स के रूटीन मेडिकल चेकअप हुआ। वो सुबह 7 बजे एम्स पहुंचे थे, जहां डॉक्टर्स की टीम ने उनकी जांच की। हर 3 महीने पर पीएम का एम्स में रूटीन चेकअप होता है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मुंबई में पीएम नरेंद्र मोदी को एक कॉफी टेबल बुक लॉन्च की। इस कॉफी बुक में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने तक की कहानी तस्वीरों के जरिए बताई गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सुप्रीमो राज ठाकरे ने विधानसभा चुनाव का टिकट पाने वाले दावेदारों का इंटरव्यू लिया। नागपुर में विदर्भ क्षेत्र के लिए हुए इस इंटरव्यू में करीब 200 दावेदार पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उनका एक नेता आज दिल्ली के किराड़ी में होने वाली अरविंद केजरीवाल की रैली में उन पर हमले की योजना बना रहा है। इस स्टिंग में एक बीजेपी विधायक के करीबी लोकेश नाम के व्यक्ति ने कबूल किया है कि वो किराड़ी रैली में केजरीवाल पर हमले की योजना बना रहा है। सीसेट को लेकर विवाद के बीच में आज यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आज से शुरू हो रही है। देश भर में यूपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा हुई, लेकिन वाराणसी में कुछ परीक्षार्थियों ने विरोध में अपने अपने एडमिट कार्ड जला दिए। नेशनल स्पॉट एक्सचेंज में 5,600 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी जिग्नेश शाह
जमानत मिलने के बाद कल कल्याण जेल से रिहा हुए। अरुणाचल के कई इलाकों में हो रही लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं, जिससे कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जिला मुख्यालय 600 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी जिग्नेश शाह जमानत मिलने के बाद कल कल्याण जेल से रिहा हुए। अरुणाचल के कई इलाकों में हो रही लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं, जिससे कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जिला मुख्यालय रोइंग को पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। भारी बारिश की वजह से रोइंग तेजू रोड पर कई जगह से बंद हो गया है। इसके अलावा रोइंग से दिबांग को जोड़ने वाली सड़क भी कई जगह से बाढ़ में बह चुकी है। अरुणाचल के ऊपरी सुबानसिरी जिले में भी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ के पानी ने कई गांव को अपनी चपेट में ले लिया। सिपी, मेनगा, सिकारिजो समेत कई गांव में 200 से ज्यादा मकानों को बाढ़ ने नुकसान पहुंचाया। जयपुर के सिटी पैलेस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। पैलेस के संग्रहालय में लगी आग धीरे धीरे महल के बाकी हिस्सों में भी फैलने लगी। दिल्ली के उद्योग नगर इलाके में जूते की फैक्ट्री अचानक आग की लपटों से गिर गई। आग इतनी भीषण थी कि दमकल की 30 गाड़ियों को मौके पर बुलाना पड़ा। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कौशिक एनक्लेव मेन रोड पर एक आरटीवी में भीषण आग लग गई। नागपुर और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कुछ लोग जख्मी भी हुए। कन्नौज में एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। और 2 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि पहले उसकी पिटाई की गई, फिर गैंगरेप हुआ। दिल्ली में एक बार फिर नॉर्थ ईस्ट की छात्रा से छेड़खानी और रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। लखनऊ के गोमती नगर थाने में तैनात एक सिपाही पर लड़की से छेड़खानी का आरोप लगा है। मुंबई में एक शख्स की हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मरी रमन ने तीनों से ब्याज पर 15 लाख रुपए लिए थे। गोरखपुर में बदमाशों ने घर में घुसकर एक कारोबारी की गोली मार दी। बीच बचाव करने आए कारोबारी के चाचा की भी बदमाशों ने पिटाई कर दी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में तैनात लेबर इंस्पेक्टर के अपहरण का मामला सामने आया है। गाजियाबाद के एक मॉल में चप्पल पहनकर पहुंचने पर बाउंसर्स ने 6 लड़कों की जमकर पिटाई कर दी। दिल्ली में पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों और बाइकर्स पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। देर रात कई जगहों पर चेकिंग कर पुलिस ने गाड़ी चलाने वाले के शरीर में अल्कोहल की जांच की। मेरठ के बाद सुधार गृह में बाल कैदियों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ मचाई। बताया जा रहा है कि यहां से भागने के चक्कर में ये बाल कैदी हैं और इसीलिए पिछले 2 दिन से हंगामा कर रहे हैं। इलाहाबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज में सीनियर्स के फरमान के चलते जूनियर छात्रों ने सिर मुंडवा लिया। ग्वालियर के एमएलबी कॉलेज में रैगिंग के आरोप में 2 छात्रों को सस्पेंड किया गया है। महागुन ग्रुप ने नोएडा के सेक्टर 78 के अपने रिहायशी प्रोजेक्ट का पहला चरण पूरा कर लिया है। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद बिल्डर अब लोगों को घर सौंपने की तैयारी में जुट गया है। नोएडा में एक रंगारंग कार्यक्रम में महागुन ग्रुप ने अपने सेक्टर 78 के रिहायशी प्रोजेक्ट के पूरा होने का ऐलान किया। इस मौके पर कलाकारों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। टेस्ट सीरीज में करारी हार झेलने के बाद टीम इंडिया कल से शुरू हो रही वनडे सीरीज में खोई हुई साख हासिल करने के इरादे से उतरेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का एक बार फिर से चेयरमैन चुन लिया गया। पाकिस्तान ने इमरान खान ने चुनाव धांधली के आरोपों की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाने की पेशकश मंजूर कर दी है। इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच में शनिवार को तीसरे दौर की बातचीत हुई। इमरान खान और धर्मगुरु मौलवी ताहिरुल कादरी चुनाव में धांधली के आरोपों को लेकर 15 महीने पुरानी शरीफ सरकार पर 10 दिन से दबाव बनाए हुए हैं। इस बीच पीएम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता आसिफ अली जरदारी से 3 दिन में तीसरी बार मुलाकात की है।